हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। 62 वर्षीय शांतनु अपने बिस्तर पर लेटे हुए हर बार करा उठता है। शरीर का पोर पोर अवर्णनीय दर्द से सराबोर है। पिछले 5 सालों से वो लकवे से पीड़ित हो बिस्तर में पड़ा है। सच में बुढ़ापे में इंसान को अपने तमाम सही गलत सभी कर्म ही याद आते हैं। आज उसके बस में होता तो अपनी तमाम गलतियों को टाइम मशीन में जाकर सुधार देता। वो कमजोर पल जब उसने अपनी जिंदगी में स्वार्थवश गलत फैसले लिए, उन सब पलों को ब्लैक बोर्ड में लिखे हरफों से मिटा देता। समय पे किसी का जोर नहीं, समय तो हाथों से रेत की तरफ फिसलता चला जाता है। जिंदगी के कमजोर पलों में हमें अपने विवेक पे कायम रहकर ही निर्णय करने चाहिए, नहीं तो बाद में पश्चाताप और दुख के सिवा कुछ नहीं रह जाता। शांतनु 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे छोटा और लाडला था। पिता आशुतोष सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। उनका विभाग ऐसा न था कि कुछ ऊपरी आमदनी ही होती, सो किसी तरह खींचकर गृहस्थी की गाड़ी को धकेले चले जा रहे थे। माँ अनुराधा मितव्ययी और पति को परमेश्वर मान उनकी हर आज्ञा को सिरोधार्य करने वाली थी। यानी घर गृहस्थी के हर फैसलों में पति का ही निर्णय ही मान्य था। किसी को कुछ विचार प्रकट करने की गुंजाइश ही ना थी। घर की स्थिति अत्यंत साधारण थी। अनुराधा दिन रात अपनी 3 बेटियों का दहेज एकत्र करने को घरेलू खर्चों में कटौती किया करती। मोहिनी का परिवार शांतनु के पड़ोस में ही 2 घर छोड़कर था। मोहिनी के परिवार में उससे छोटे 1 बहन और 1 भाई थे। अपने घर में मोहिनी का ही रोब चलता। मोहिनी साधारण रूप रंग की थी, मगर अपनी पढ़ाई सिलाई पाक कला में सबसे निपुण थी। शांतनु के परिवार से उनकी स्थिति 20 ही थी। मोहिनी के छोटे भाई बहन उससे 10 वर्ष बाद में हुए थे। ये भी एक बड़ी वजह थी कि 10 वर्ष तक अकेले रहने के बाद उसे छोटी भाई बहनों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने कमरे को बहुत सजा कर रखती, जिसमें वे दोनों प्रवेश करने की सोच भी नहीं सकते थे। शांतनु प्राथमिक कक्षा से ही उसके साथ स्कूल जाता था। उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। बचपन से ही वो अक्सर उनके घर से रात्रि भोज करके ही अपने घर जाता था। शांतनु को मोहिनी से ज़्यादा उसके घर का भोजन पसंद आता। ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसके घर कभी नहीं पका। मोहिनी शांतनु के मन की बातों से अनजान अपने भाई बहनों के बजाय शांतनु को ज़्यादा तवज्जो देती। 10वीं 12वीं की परीक्षा की तैयारी में शांतनु देर रात वहीं बैठकर पढ़ाई करता रहा था। मोहिनी की मां नीलमा उन दोनों को कभी चाय कभी फल खिलाती हुई उनके बीच बैठी रहती। शांतनु रात 2 से 3 के बीच उठकर अपने घर सोने चला जाता। दोनों परिवारों को कभी कोई ऐतराज ही नहीं हुआ। ऐसे में मोहिनी शांतनु की देखभाल प्रेमवश करती तो शांतनु खाने पीने के लालच में वहीं बैठकर पढ़ाई करता रहता। उसे पता था कि अब उसकी माँ घर में उसके लिए अलग से दूध फल की व्यवस्था नहीं करेगी। अनुराधा को शांतनु के मोहिनी के घर में रहकर पढ़ने और खाने पीने में कोई ऐतराज ना था। वो सोचती कि मेरा बेटा मोहिनी को मुफ्त में पढ़ाई में सहायता करता है। उसे ज्ञात नहीं था कि मोहिनी पढ़ाई में स्वयं कुशल है। दोनों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की तो मोहल्ले वालों की खुसर फुसर को विराम मिल गया। उस जमाने में प्रथम श्रेणी का मतलब ही टॉप करना होता था। 12वीं के बाद शांतनु ने मेडिकल कॉलेज लखनऊ में दाखिला लिया। वहीं मोहिनी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएससी करने लगी। दोनों की राहें जुदा हो गई, मगर मोहिनी के दिल में प्यार की कोपल फूटने लगी थी। शांतनु मेडिकल के प्रथम वर्ष में घर से ही आता जाता रहा, मगर द्वितीय वर्ष से हॉस्टल में ही रहने लगा। कभी रविवार को घर आ जाता तो कभी नहीं भी आता। मोहिनी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उधर शांतनु का मन भी हॉस्टल के खाने से भर जाता तो उसे मोहिनी के घर का स्वादिष्ट भोजन याद आता। वो सोचता, पहले तो मोहिनी के साथ पढ़ाई के बहाने से भोजन करने को रुक जाता था, अब क्या बहाना बनाकर रुके। अब तो उसके घर वाले भी ऐतराज करेंगे। रविवार की शाम जब वो घर से हॉस्टल जाने को निकला तो उसे बरामदे में खड़ी मोहिनी दिख गई। मोहिनी को उससे मिले साल से ऊपर ही हो गया था। मोहिनी के दिल की धड़कन तेज होने लगी। वो अपने को रोक ना सकी और बोल पड़ी, डॉक्टर साहब, बड़ी जल्दी में हो क्या? कभी हमारे घर भी आ जाया करो। ऐसी कोई जल्दी नहीं है मुझे। हाँ, अगर गर्मा गर्म चाय पिलाओ तो अभी आ जाता हूँ।
शांतनु ने उसकी भावनाओं से अनभिज्ञ होकर कहा। मोहिनी खुशी से उछल पड़ी। उसे लगा वो शांतनु को क्या ना खिला दे। तुरंत गर्मा गर्म चाय पकौड़े बना लाई। इधर मोहिनी के हृदय में प्रेम वर्षा हो रही थी तो उधर बाहर सावन की जोरदार वर्षा होने लगी। शांतनु की चटोरी जीभ को गर्मा गर्म पकौड़ों ने तृप्ति प्रदान करी तो उसे मनोयोग से खिलाकर मोहिनी के हृदय में प्रेम सागर तरंगित हो उठा था। ऐसा नहीं था कि शांतनु बहुत शानदार व्यक्तित्व का मालिक था, बल्कि वो गहरे रंग और इकहरे शरीर का स्वामी था। मगर मोहिनी की नजर से देखे तो वही उसके सपनों का राजकुमार था। उसके अलावा उसके मन में कभी किसी अन्य को देखकर प्रेम के तार झंकृत हुए ही नहीं। बारिश ने जोर पकड़ लिया। आंधी तूफान से चहुओं टिन टब्बर उड़ने और बिजली कड़कने के मिले जुले शोर से एक डरावना माहौल बना दिया। मोहिनी के 5 वर्षीय भाई चंचल और 7 वर्षीय बहन महिमा उसके इर्द गिर्द बैठकर अपने मासूम सवालों से उसे हंसाने लगे। लाइट भी चली गई थी। नीलिमा ने लैंप जलाकर उनके बीच रख दिया और स्वयं मोहिनी के संग रसोई घर में रात्रि भोजन का प्रबंध करने लगी। भोजन उपरांत भी जब मौसम शांत नहीं हुआ तो शांतनु समझ गया कि ऐसे मौसम में उसे रिक्शा वाला नहीं मिलेगा और अंधेरे में डूबे शहर में वो 2 किलोमीटर दूर अपने कॉलेज साइकिल से कैसे पहुंचेगा। रास्ते में जगह जगह खुले मेन होल और भरा हुआ पानी, ऐसे में वो अपनी साइकिल कैसे संभाल पाएगा। वो सोचने लगा कि अब अगर घर वापस जाऊंगा तो माँ और पिताजी उसे मोहिनी के घर अभी तक रुके रहने को कोसेंगे। कुछ देर विचार कर शांतनु ने कहा, 1 आध घंटे में बारिश का पानी कम हो जाएगा, फिर मैं अपने कॉलेज को चला जाऊंगा। कल मेरा एग्जाम भी है और किताबें वहीं हॉस्टल में ही है, इसलिए घर लौटना बेकार है। आप लोग आराम करें, मैं बरामदे में बैठकर बारिश के धीमे होने और रास्तों से भरे पानी के कम हो जाने का इंतजार कर लूंगा। रात्रि के 10 बज रहे थे। मोहिनी उठकर बरामदे में गई और अपने कमरे से बरामदे में खुलने वाले दरवाजे पे जड़े ताले को खोलकर चाबी समेत उसे पकड़ाकर बोली, तुम मेरे कमरे में आराम करो, जब भी जाओ बाहर से इस दरवाजे पे ताला लगा देना। मैं आज चंगू मंगू के कमरे में सोने जा रही हूँ, चाबी बाद में दे जाना, वैसे इसकी दूसरी चाबी है मेरे पास। मोहिनी के कमरे के 2 दरवाजे थे। एक आंगन से लगा हुआ मकान में अंदर से था, दूसरा दरवाजा बरामदे से लगी गली में खुलता था। नीलिमा को इस फैसले में कोई बुराई नहीं दिखी। वैसे भी शांतनु ने बताया था कि वो पिछले 3 महीनों से टाइफाइड की वजह से बेहद कमजोरी महसूस कर रहा है और दोबारा गंदे पानी और बारिश में भीग कर बीमार नहीं पड़ना चाहता। मोहिनी के पिता सोमनाथ सरकारी कार से दूसरे शहर में थे। शांतनु तुरंत राजी हो गया। मोहिनी के कमरे में उसके मुलायम गुदगुदे बिस्तर पर लेटते ही वो गहरी निद्रा में डूब गया। सुबह 4 बजे जब उसकी नींद खुली तो उसने चुपचाप बाहर निकलकर कमरे में ताला जड़ा और अपनी साइकिल से फुर्र हो गया। महीने भर अपनी पढ़ाई और व्यस्तता के कारण वो अपने घर ही नहीं जा पाया। उधर मोहिनी उसके इंतजार में बेचैन हुई जा रही थी। उसे पता था चाबी देने के लिए ही सही, मगर वो जरूर आएगा। मोहिनी की अपनी सहेलियों में से जया और रजनी से ज्यादा ही पड़ती थी। जया सुंदर और सलीकेदार थी, वही रजनी चंचल और लापरवाह। जब भी वे तीनों साथ बैठती तो हंसी ठट्टों के बीच वक्त का पता ही नहीं चलता। उन दोनों सहेलियों के घर पिछली गली में ही थे। वे मोहिनी के मने भाव को बेहतर समझती थी। उस दिन उन्हें मोहिनी अन्य दिनों की अपेक्षा खोई खोई सी लगी। जब उन्हें बारिश की रात की पूरी बात पता चली तो वे उसे छेड़ने लगी। ओहो, दूल्हे राजा आएंगे, सहेली को ले जाएंगे, मगर तुझे क्यों छोड़ गए? उस काली अंधियारी रात में उसकी साइकिल पे बैठकर तू भी निकल जाती। रजनी ने छेड़ा। अरे पगली, उसके आगे पीछे मत बिछा कर। जो वस्तु आसानी से उपलब्ध हो जाती है उसकी कोई कद्र नहीं होती। क्या जरूरत थी उसे अपने कमरे में सुलाने की? अगल बगल में किसी ने अगर उसे रात में चोरी छिपे तेरे कमरे से निकलते देखा होता ना, तो अब तक तेरे दामन में बदनामी की कालिख पुत गई होती। चाची भी कितनी सरल है, उसे अभी भी मोहल्ले का नन्हा बच्चा समझती है। अब तुम दोनों ही बच्चे नहीं हो बल्कि जवान हो गए हो। जया ने नाराजगी जताई। तभी मैं सोचूं तेरे कमरे से मर्दाना महक क्यों आ रही है? लगता है तूने चादर भी नहीं बदली तब से। उसके सर का तेल अब भी इस तकिए को महका रहा है। रजनी ने तकिया उठाकर सूंघते हुए कहा, चल छोड़ इसे। मोहिनी ने झपट के तकिया उसके हाथों से ले ली
मानो तकिए ना होकर जीता जागता शांतनु हो। कभी तूने अपने दिल की बात कही उसे, देखना वो बाद में साफ मुकर जाएगा कि मैंने तुम्हें कभी ऐसी वैसी नजरों से नहीं देखा। इस बार आए तो पूछ लेना साफ साफ कि कहीं उसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं। मेडिकल कॉलेज में एक से एक बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां होंगी, अगर उसने वहीं कोई पसंद कर ली हो तो तू क्या कर लेगी। जया मोहिनी को देर तक जमाने भर की ऊंच नीच समझाती रही, वहीं रजनी उन्हें प्रेम रस में डूबने उतराने को ही जीवन का परमानंद बताने लगी। उनके जाने के बाद मोहिनी बहुत देर तक सोचती रही, फिर उसने अपने मन को झटक कर अपने छोटे भाई बहन और उनके साथियों को पढ़ने को आवाज लगाई। उसके चंगू मंगू, चंचल और महिमा और उनके दर्जन भर मित्र आंगन में दरी बिछाकर बैठ गए और उन्हें पढ़ाने में मग्न हो गई। मोहल्ले वालों के लिए मोहिनी से ज्यादा कुशल शिक्षक कहाँ मिलता, जो खुद ही पढ़ाई में इतना तेज हो, साथ ही शिक्षा मूल्य के रूप में जो पकड़ा दो। वो कभी रुपए पैसे को लेकर कुछ नहीं कहती, हंसकर रख लेती। पूछो तो कहेगी, अरे चाची जैसे चंगू मंगू वैसे ही ये सब हैं। जिसकी जितनी सामर्थ्य है रुपए पकड़ा जाता है, और जो नहीं देते उनसे मैं कुछ मांगती भी नहीं। जल्द ही वो मास्टरनी दीदी के नाम से मशहूर हो गई थी। उस दिन शांतनु जब चाबी देने घर आया तो उसे सोमनाथ दरवाजे पर ही मिल गए। इससे पहले वो अपनी जेब से निकालकर चाबी पकड़ाता, पीछे से मोहिनी ने नहीं का इशारा किया। वो समझ गया कि उसके रात रुकने की बात सोमनाथ जी को पता नहीं है, अतः उन्हें नमस्ते कर इधर उधर की बात करने लगा। कुछ देर बाद वे बोले, तुम अंदर चलो चाय पियो, मैं जरा चौराहे तक टहल कर आता हूँ। अंधा क्या मांगे दो आंखें। शांतनु भी झटपट आंगन में प्रवेश कर गया। उन दोनों को बातों के बीच छोड़ नीलिमा चाय बनाने को उठ गई। शांतनु से चाबी दिखाकर बोला, ये ना दूं तो। अरे तुम्हारे मुलायम बिस्तर में गिरते ही नींद आ गई। मन तो उठने का कर ही नहीं रहा था, पर जाना तो मजबूरी थी ना। रखना चाहो तो रख लो, तुम्हारे लिए मेरे दिल और घर के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। मगर अपनी बताओ, तुम मेरे लिए क्या सोचते हो। शांतनु ने एक पल को सोचा, फिर तुरंत बोला, हम दोनों एक ही तो हैं। अभी तुम मेरे खर्चे उठा लो, फिर जिंदगी भर मैं तुम्हें बिठाकर खिलाऊंगा। कौन से खर्चे, मोहिनी ने पूछा। समझा करो, जवानी के शौक। मम्मी तो एक पैसा तक ज्यादा ना दे। शांतनु बोला, इंटर्नशिप शुरू होते ही तुम्हारा पूरा पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। बचपन से ही कई बार तुमसे पैसे ले चुका हूँ। मोहिनी ने अपने कमरे से रुपए लाकर उसे खुशी से पकड़ा दिए। जया की बातों से उसके मन में जो शक के बादल छा गए थे वे अब छट गए थे। पर्दे की ओर से नीलिमा ने भी उनके वार्तालाप को सुन लिया था। यही वो भी सोचती थी कि देखा भाला परिवार और डॉक्टर दामाद, इससे ज्यादा उसे क्या चाहिए। उसने यह बात सोमनाथ के कानों में भी डाल दी। उस दिन से वे उसके साथ भावी दामाद से खातिरदारी करने लगे। शांतनु अपने स्वार्थवश मोहिनी को फुसला रहा था। इस बात से बेखबर नीलिमा और सोमनाथ ने शांतनु के परिवार से खूब मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया। अब अक्सर नीलिमा तीज त्योहार के नाम से पकवान भिजवाने लगी। धीरे धीरे 3 साल गुजर गए। मोहल्ले वालों को भी यही विश्वास था कि शांतनु की डिग्री पूर्ण होते ही वे विवाह बंधन में बंध जाएंगे। उधर अनुराधा और उसके पति यही सोचते कि हमारा बेटा डॉक्टरी कर रहा है तो लोग अपने मतलब के लिए उनकी खुशामद करते हैं। मोहिनी उसके लिए बढ़िया कमीज पैंट का कपड़ा ले आती, कभी जूते दिलवाती और कहती, अब तुम डॉक्टर हो, जरा अच्छे से बंठन के कॉलेज में जाया करो। अब तो शांतनु के 2-4 जोड़ी कपड़े मोहिनी की अलमारी में हमेशा ही टंगे रहते। नीलिमा भी अक्सर मोहिनी और शांतनु के संरक्षण में छोटे भाई बहनों को छोड़कर 4 किलोमीटर की दूरी पर अपने नए मकान का काम देखने निकल जाती। उन्हीं एकांत क्षणों का शांतनु ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। मोहिनी भावुकता में बहने लगी थी। शांतनु की इंटर्नशिप प्रारंभ हो गई। अब उसे पैसों के लिए मोहिनी का मुख नहीं देखना पड़ता, तो उसका आना जाना घटने लगा। पहले वो अपने जेब खर्च के लिए मोहिनी पे ही निर्भर हो गया था। शांतनु की मां अनुराधा तो उसे गिनकर ही रुपए पकड़ाती, जिसमें एक पैसे की भी फिजूल खर्ची की गुंजाइश ना होती। अगर कभी वो 5-10 रुपए ज्यादा मांगता तो उसे तुरंत एहसास दिला देती कि उसकी पढ़ाई का खर्चा निकालने में ही उसके अन्य भाई बहनों का हिस्सा मारा जा रहा है। मगर अब शांतनु आत्मनिर्भर हो गया था। एक दिन बातों ही बातों में नीलिमा ने अनुराधा से
उन दोनों के रिश्ते की बात चला बैठी। अनुराधा ने सारा निर्णय अपने पति पे डाल दिया। नीलिमा को विश्वास हो चला था कि शांतनु खुद ही सारी बात बता देगा। 2 महीने बीत गए, शांतनु के घर से कोई जवाब ही नहीं आया। न इस बीच शांतनु ही आया। एक दिन मोहिनी ही उससे मिलने उसके हॉस्पिटल में पहुंच गई। शहर के बाहरी इलाके में बना आधुनिक सुविधाओं से लैस प्राइवेट हॉस्पिटल था। कुछ देर की प्रतीक्षा के बाद शांतनु आया और उसके अपने केबिन में ले गया। लंच टाइम के समय जब केबिन खाली हुआ तो उसने आने का कारण पूछा। मोहिनी ने उसे बताया कि वो 2 माह की गर्भवती है, अतः उन्हें जल्द ही विवाह कर लेना चाहिए। शांतनु इतने बड़े झटके के लिए तैयार ही नहीं था। उसने उसे बहला फुसलाकर गर्भ गिराने को राजी कर लिया। देर शाम को वो उसे अपने संग ही घर ले आया। नीलिमा मोहिनी को सुस्त देखकर घबरा गई। शांतनु ने बताया कि ये हॉस्पिटल में चक्कर खाकर गिर गई थी, खून की कमी हो गई थी, एनीमिया हुआ है। आप इसकी खुराक पे ध्यान दें, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मोहिनी मुंह ढककर बिस्तर में पड़ गई। कुछ समय के बाद तो मोहल्ले वालों ने भी दोनों परिवारों से मिठाई कब खिला रहे हो, शादी की तारीख कब की है, कहना शुरू कर दिया था। मोहिनी का परिवार तो शादी की तैयारियां भी करने लगा। उन्हें लगा कि बस तारीख निकालने की ही तो देर है। इसी बीच शांतनु का परिवार अपने पैतृक गांव में कुल देवता की पूजा करने को चला गया। 15 दिन बाद लौटा तो साथ में शांतनु के संग खूबसूरत बहू को भी लेकर आया। पूरे मोहल्ले में मानो भूचाल आ गया। जिसे देखो शांतनु की दुल्हन की खूबसूरती के ही चर्चे करता। मोहिनी ने सुना तो सदमे में चली गई। 10-15 दिन बाद कुछ होश संभाला तो ढेर सारी नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जो सफल ना हो सकी। शांतनु के परिवार से धोखा खाकर मोहल्ले वालों के उल्टे सीधे सवालों से बचने और मोहिनी की बिगड़ती मानसिक स्थिति को देखकर वे रातों रात अपने अधबने मकान में चले गए। उस मोहल्ले को छोड़ दिया। एक भावुक युवती की भावनाओं से खेलकर उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण कर शांतनु अपनी नई नवेली दुल्हन की सुंदरता में डूब गया। शांतनु का परिवार जब गांव जाने को रेल में सवार हुआ था, तभी उसके पिताजी ने कहा, तुम्हारा और मोहिनी का नाम लेकर सब इतनी बातें क्यों बनाते हैं बोलो? अरे सब यूं ही कहते हैं, हम हमेशा साथ में पढ़ते आए हैं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। तब ठीक है, मुझे लगा तुम मेरी नाक कटाकर ही दम लोगे। वे ठाकुर भले ही हों, लेकिन वे लोग अब उच्च खानदानी कुल के नहीं रहे। उनके खानदान ने विधवा विवाह और निचली जात की लड़की को बहू बनाकर अपने वंश में खोट कर ली है। कहाँ हमारा ऊंचा खानदान और कहाँ वे लोग। गांव में तेरे चाचा ने उच्च बिरादरी की कन्या से तेरा विवाह निश्चित करा दिया है। सुना है लड़की भी बहुत सुंदर और धनवान परिवार से है। वहाँ तेरे विवाह के पश्चात ही कुल देवता की पूजा करवाएंगे। शांतनु चाहता तो उसी समय अपनी और मोहिनी के विवाह की बात पुरजोर तरीके से उठा सकता था, मगर वो चुप रहा। सोचने लगा, पहले लड़की तो देख लूं। रमा को देखते ही वो खुशी से उछल पड़ा। मोहिनी रमा के पैरों की धूल के बराबर भी ना थी। उसने एक बार भी मोहिनी के जज्बातों के विषय में ना सोचा, बस अपनी खुशी को हमेशा की तरह तवज्जो देता रहा। मोहिनी उसकी जिंदगी से चली गई और रमा आ गई। 2-3 महीने में जब प्यार का नशा उतरा तो समझ में आ गया कि रमा ड्राइंग रूम में सजी गुड़िया की तरह है, जिसे हर बार उसे ही झाड़ पोंछ कर चमकाना है, वो कुछ नहीं करेगी। गहने कपड़े और सैर पर न ले जाने से रमा बिस्तर पकड़ लेती। अनुराधा पहले की तरह ही रसोई में जूझती रहती। रमा का मन होता तो आकर हाथ बटा जाती, नहीं तो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर उबटन तेल लेकर मला करती। पैसे वाले घर की लड़की रमा उन्हें जब न तब कमतरी का एहसास करा ही देती। शांतनु की पोस्टिंग सीतापुर आते ही अनुराधा ने उसे शांतनु के साथ भेजकर अपना पल्ला छुड़ाया। रिटायरमेंट के बाद से शांतनु लखनऊ गोमती नगर में बस गया है। आज सुबह से ही शांतनु मोहिनी के ख्यालों में डूबा हुआ है। इसकी वजह है काम वाली बाई शांता, जो उसे बता गई कि बगल के 2 मकानों को तोड़कर तैयार कोठी में प्रोफेसर परिवार रहने को आ गया है। दोनों पति पत्नी प्रोफेसर हैं। 2 बेटियों की शादी हो गई है। अब छोटे बेटे का विवाह यही से करेंगे। मोहिनी नाम है मैडम का, बहुत सरल है। जल्द ही सबको अपने घर में दावत पे बुलाने वाली हैं। मोहिनी नाम सुनकर ही वो पुराने वक्त में लौट गया था,
रमा अक्सर उसे शांता के भरोसे छोड़कर बहू बेटों के पास दूसरे शहर को निकल जाती। अगर टोको तो यही कहेगी, सब अपने अपने कर्मों का फल है। तुम्हारी जवानी के किस्से मुझे सब पता है। ना जाने और भी कितनी लड़कियों से तुमने अपना मतलब साधा होगा। जब जिंदगी के मजे अकेले लिए तो दुख में साथी क्यों ढूंढते हो? वो अपना सा मुंह लेकर रह जाता। रमा से भी क्या कहे, वो तो शुरू से ही लापरवाह और खुदगर्ज रही है। जब अपना शरीर ही जिसके सुख के लिए उसने इतने प्रपंच किए ने ही उसे कष्ट देने का प्रण कर लिया हो तो दूसरों से क्या उम्मीद करना। आज लकवाग्रस्त शरीर घंटों गंदगी में डूबा रहता है तो उसे एहसास होता है, क्या इसी शरीर को वो इतर फुलेल से सजा कर रखता था? बस इसी शरीर सुख की खातिर वो मोहिनी से छल करता रहा था। हे परमेश्वर, ये बगल वाली मोहिनी कोई और ही हो। मैं इस हालत में उसका सामना नहीं कर सकता। बस मेरी यही अंतिम इच्छा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहकर वो अपने हाथों को जोड़ने की नाकाम कोशिश करता हुआ छत को ताकने लगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।